बुधवार सुबह की चाय ठंडी पड़ गई जब सीबीआई की गाड़ी भूपेश बघेल के घर के बाहर आकर रुकी। सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास सीबीआई की टीम भूपेश बघेल के रायपुर और भिलाई स्थित निवास पर पहुंची। बाहर समर्थकों का हुजूम उमड़ा, नारे लगे, पुलिस से झड़प हुई। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले में सीबीआई ने ऐसे तड़के वाली रेड मारी कि कई नेता, अफसर और कारोबारी भी नींद में ही जांच के दायरे में आ गए। रायपुर, दुर्ग, भिलाई समेत देश भर में 60 जगहों पर रेड पड़ा। आरोप है कि दुबई से चलने वाले इस ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के लिए लोकतंत्र के पहरेदारों को करोड़ों की प्रोटेक्शन मनी दी गई। भूपेश बघेल के यहाँ सीबीआई की टीम पहुँचने के बाद से उनके समर्थकों का भी पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है। आपने भूपेश बघेल के निवास के सामने बड़ी संख्या में जो है उनके समर्थक अब पहुँचने लगे हैं। हमने देखा था कि कुछ दिन पहले जब ईडी की टीम भी इस निवास पर पहुँची थी, उस दरमियान भी बड़ी संख्या में भूपेश बघेल के समर्थक जो हैं यहाँ पहुँचे थे और उसके बाद दिन भर चर्चाओं का दौर था। अब नज़र आ रही होगी कि फिर से जो है लोगों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। हलचल जो है भूपेश बघेल के निवास के बाहर वो भी जारी है। छत्तीसगढ़ में सीबीआई अधिकारी कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व ओएसडी मनीष बंछोर और आशीष वर्मा, 4 आईपीएस अफसर और 2 पुलिस कांस्टेबल नकुल सहदेव के घर भी पहुंचे। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि दुबई में बैठे सट्टा सम्राटों ने भारत में अपने पैसों की गंगा बहाई और नेताओं, अफसरों ने उसमें डुबकी लगाई। सीबीआई ने एक बयान जारी करके कहा कि महादेव सट्टा ऐप मामले में 60 जगहों पर छापेमारी हुई, जिसमें नेता, पुलिस अफसर और कारोबारियों पर शक है। दुबई में बैठे सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने दी प्रोटेक्शन मनी। केंद्रीय जांच एजेंसियों के जांच के दायरे में छत्तीसगढ़ के आईपीएस अधिकारी भी आ गए हैं। सीबीआई ने छत्तीसगढ़ के राजनेताओं समेत 4 आईपीएस अधिकारी और एडिशनल एसपी के ठिकाने पर कार्रवाई की है और महादेव सट्टा ऐप मामले में जो आरोप लगे थे कि प्रोटेक्शन मनी इन अधिकारियों को, नेताओं को दी जाती थी ताकि सुचारू रूप से छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऑनलाइन ऐप को संचालित किया जाए। तत्कालीन आईपीएस और रायपुर के आईजी आरिफ शेख के आवास पर दुर्ग के एसपी रहे अभिषेक पल्लव और आनंद छाबड़ा और रायपुर में एसपी रहे प्रशांत अग्रवाल के आवास पर सीबीआई ने रेड मारी है। इसके अलावा एडिशनल एसपी संजय ध्रुव और तत्कालीन क्राइम ब्रांच में एडिशनल एसपी रहे अभिषेक महेश्वरी के आवास पर सीबीआई की रेड पड़ी है। सीबीआई के छापों के बाद राजनीति में भूचाल आ गया। कांग्रेस ने इसे बदले की कार्रवाई कहा। बघेल ने ट्वीट कर लिखा, अब सीबीआई आई है। एआईसीसी की बैठक के लिए दिल्ली जाना था, उससे पहले सीबीआई घर पहुंच गई। आज पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे एआईसीसी के महासचिव, पंजाब के प्रभारी माननीय भूपेश बघेल जी के सवेरे से सीबीआई रेड कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। निश्चित रूप से इससे मनोबल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कम नहीं होगा, बल्कि जितना आप प्रताड़ित करेंगे उतना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और इस कार्रवाई से कांग्रेस डरने वाली नहीं है। सरकार का कहना है कानून अपना काम कर रहा है। जांच के क्रम में ही सीबीआई ने आज छत्तीसगढ़ में लगभग 50 अलग अलग स्थानों पर आज जांच के लिए छापामारी की है। उसमें कुछ आईपीएस अफसर हैं, कुछ अन्य अफसर हैं और कुछ राजनेता भी हैं और इसलिए सीबीआई की ये जो कार्यवाही है ये सामान्य जांच की प्रक्रिया के तहत किया गया है और ये जांच की कंटिन्यूअस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। सीबीआई के छापों ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में तू डाल डाल में पात पात वाला खेल शुरू कर दिया है। ईडी के बाद अब सीबीआई का एक्शन मोड ऑन हो गया है, लेकिन सवाल वही है, क्या ये जांच राजनीति से प्रेरित है या सच में कोई घोटाला सामने आएगा। दुर्ग से चंद्रकांत शर्मा, रायपुर से जुल्फिकार अली के साथ नीलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट, एनडीटीवी। मध्य प्रदेश के शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हालत देखकर लगता है कि सरकार को जनता से एक अटूट विश्वास है, चलो जैसे तैसे जी ही लेंगे। बसें कबाड़ बन रही हैं, यात्री सड़क पर तप रहे हैं, लेकिन नीति निर्माता नए नए विकास के जुमले इजाद करने में व्यस्त हैं। राजधानी भोपाल से लेकर इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, हर शहर का हाल ऐसा है कि अगर आप वक्त पर ऑफिस पहुंच गए तो बॉस भी पूछ बैठेगा, कैसे कर लिया। बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती महंगाई और घटती बसों की संख्या ने मिलकर एक नया खेल रच दिया है। सरकार के पास न प्लान है न चिंता।
प्लान की तो खैर छोड़िए, भोपाल में तो सरकार ने 150 से ज़्यादा सिटी लिंक बसों को यादों का म्यूजियम बना दिया है। बसें चलेंगी कैसे? अफसरों के पास कलेक्शन और ऑपरेशन कंपनियों का विवाद सुलझाने से फुर्सत मिले तब ना। बस चलाने के लिए 4 बार टेंडर निकाला गया, लेकिन किसी ने झांक कर तक नहीं देखा। लगता है कंपनियों ने सोचा इस धंधे में कोई धंधा नहीं है। अब जनता करे तो क्या? या तो ऑटो वालों की मनमानी झेले या धूप में खड़े खड़े अपने धैर्य की परीक्षा दे। बस दिक्कत कर रही है, बहुत बीच बीच में ख़राब भी हो जाती है और पर वो टाइम से नहीं आती, मेन ये है। और रिचार्ज करा लेते तो हम लोग को बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि हमारा बहुत दूर का है। रेड बस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कि आधा घंटे 1 घंटे वेट करना पड़ रहा है, तो मजबूरन फिर आखिरी रास्ता यही बचता है कि फिर अपन उसके बाद में कि अपन इसके क्या नाम है ऑटो वगैरह का सहारा लें या ई रिक्शा वगैरह किसी का भी सहारा लेके जाएं। आना चाहिए, जल्दी आ जाना चाहिए बस, मतलब ऐसे जल्दी आए, जैसे वेट करते हैं तो इस टाइम पे जल्दी आना चाहिए बसों को, तो मतलब ज़्यादा देर रुकना, आना जाना, ऐसे ट्रैवलिंग करना। अच्छा, बस स्टॉप नहीं है भोपाल में, बसों भी घंटे लगते हैं मिलने में, परेशानी का सामना करना पड़ता है। हाँ, गर्मियाँ है इसलिए बस लेट हो जाती है, वैसे तो अच्छा ये बताइए, आप अभी धूप में खड़े हैं, बस स्टॉप होता तो आपको जगह मिलती बैठने की प्रॉब्लम? हाँ, मिल जाती है। अगर बस स्टॉप होता तो अच्छा होता, अगर बस स्टॉप यहाँ होता तो। अम्मा है, इनका पैर में लगी हुई है, बस स्टॉप होता तो बैठ पाती। अम्मा पैर में लगी है, बैठ नहीं पा रही हो, बस स्टॉप नहीं है। हाँ, बैठने की जगह नहीं है। हाँ, बैठने की जगह नहीं है, पैर दुख रहा है, वो चोट लगा है। तो बस स्टॉप होता तो आपको लगता नहीं कि राहत मिलती आपको? जी बिल्कुल मिलती। अगर बस स्टॉप होता तो बहुत अच्छा राहत मिलती, सबको बैठने को जगह मिलती। बसेस भी कम रहती हैं और स्टॉप भी नहीं है। यस, बसेस भी बहुत कम होती है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं अभी यहाँ पे हम खड़े हैं बहुत देर से, बस एक भी नहीं आ पा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान किसी ने प्रभारी मंत्री से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सवाल कर लिया। मंत्री जी ने तुरंत ईवी पॉलिसी का राग छेड़ दिया। भोपाल के लिए इलेक्ट्रिक बसों की योजना बनी, लेकिन बसें कागजों में ही दौड़ती रहीं। फिर क्या हुआ? इंदौर से इलेक्ट्रिक बसें उठा ली गईं और इन्वेस्टर्स के स्वागत में लगा दी गईं। जनता धूल फांकती रही और वीआईपी लोग साइलेंट मोड में सफर करते रहे। विधानसभा में मुद्दा उठा। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की, लेकिन सरकार को शीशा देखना पसंद नहीं। भोपाल के प्रभारी मंत्री से पूछा गया, परिवहन व्यवस्था सुधारेंगे कैसे? जवाब मिला, नया निगम शुरू करेंगे, बजट का प्रावधान किया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आज ही परिवहन निगम का कैबिनेट ने निर्णय लिया है, उसके बारे में चर्चा अगले वीक में करेंगे। तो इसको पीपीटी मॉडल का कॉम्बिनेशन बना करके और एक नए मॉडल के साथ में पूरे प्रदेश के ही ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कैसे इम्प्रूव करें और अच्छी सुविधा कैसे मिले, इसके लिए पूरा एक रोड मैप सरकार बना चुकी। जवाब कुछ ऐसा लगा जैसे घर के किचन में गैस नहीं, लेकिन सपने नए माइक्रोवेव के। खैर, भोपाल में 25 लाख लोगों पर 100 बसें हैं, यानी 25,000 लोगों पर एक बस। इंदौर में 51,000 लोगों पर एक बस और 214 बसें महीनों से बंद। ग्वालियर में 15 लाख की आबादी पर 161 बसें हैं, यानी 8,571 लोगों पर एक बस। जबलपुर में 15 लाख लोगों पर 70 बसें हैं, यानी 21,000 लोगों पर एक बस। 4 बार पॉलिसी बनी, चारों बार फेल हुई। सरकार इस मुद्दे पर बिल्कुल वैसे ही आंखें मूंदी बैठी है जैसे विद्यार्थी परीक्षा से पहले किताबों से मुंह फेर लेता है। बीआरटीएस के कारण जो जहां बीआरटीएस सिस्टम कार्य कर रहा था, बाकी जनता को सड़कें सक्रिय होने से परेशानी हो रही, तो ये समन्वय के अभाव के कारण इस तरह की परेशानी जनता को झेलना पड़ी। किंतु मुझे लगता है कि जल्द ही इसमें कोई ना कोई निर्णय लिया जा सकेगा, क्योंकि ये इस तरह की जो लोगों को परेशानी हो रही है, ये हमारे प्रशासन के ध्यान में भी है। अर्थात दवा कड़वी लगी तो बीमारी के साथ जीने का फैसला कर लिया। विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। अकेला मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें इस समय सरकार का कोई सिस्टम नहीं है पब्लिक की सुविधा के लिए, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। परिवहन निगम को फिर से ये शुरू करने वाले हों तो हमें जो भी ये सब चीज़ें कही जा रही हैं इस पर कोई विश्वास नहीं है। अब ये तो सच है, सरकार की योजनाएं जितनी तेजी से अटकी रहती हैं, उतनी ही तेजी से बसें खटारा बन जाती हैं।
मध्य प्रदेश में लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस तरीके से ध्वस्त है उसका अंदाजा राजधानी भोपाल में जुलाई महीने से खड़ी इन लाल बसों से लगाया जा सकता है। जिनको अपने पहियों का इंतजार है और जिनको सड़कों पर आने का इंतजार है, इन सब के उलट राज्य सरकार दावा कर रही है कि वो परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए करोड़ों रुपए का बजट लेकर आ रही है ताकि आम लोगों की समस्याओं को हल किया जा सके। बेहतर होता सरकार इन 150 बसों को वापस सड़क पर उतारती और आने वाले समय में लोगों को परेशानी से राहत देती, क्योंकि गर्मी के मौसम में चिलचिलाती धूप में लोगों को घंटों अब इस परिवहन सेवा के लिए तरसना होगा और परेशानियों का सामना करना होगा। क्योंकि भोपाल में महज 25,000 की आबादी पर एक बस है तो इंदौर में 55,000 की आबादी पर एक बस। राजू बाथम के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। तमिलनाडु के शिवगंगा से सांसद और पी चिदंबरम के बेटे कार्तिक चिदंबरम ने इंदौर से सीखने की सलाह दी है। ये सलाह चेन्नई नगर निगम के अधिकारियों के लिए है और नसीहत कहीं न कहीं स्टालिन की सरकार को है। दरअसल चेन्नई नगर निगम के अधिकारी स्वच्छता का सबक सीखने यूरोप जा रहे हैं। इसी पर कार्तिक ने बोला है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए कार्तिक के बयान को समझते हैं। हम इंदौर में हैं, देश के सबसे स्वच्छ शहर में, मध्य प्रदेश को गौरव से भर देने वाले शहर में। यूं तो इंदौर को अपनी स्वच्छता को लेकर देश विदेश से शाबाशी मिलती आई है। हालांकि इस बार जहां से तारीफ के शब्द आए हैं वो थोड़े चौंकाने वाले हैं। तमिलनाडु के सांसद पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम ने स्टालिन सरकार को इंदौर से सीख लेने की सलाह दी है। कार्ति चिदंबरम ने दरअसल स्टालिन सरकार को नसीहत दी है कि कचरा प्रबंधन कैसे करते हैं, इसके लिए इंदौर जाकर देखिए। दरअसल चेन्नई नगर निगम के अधिकारी वेस्ट मैनेजमेंट तकनीक सीखने के लिए विदेश जा रहे हैं। इसके लिए ये अधिकारी मई महीने में यूरोप का दौरा करेंगे। ये लोग बार्सिलोना में जाकर स्टडी करेंगे। सवाल है कि कार्ति चिदंबरम की ओर से ये अप्रत्याशित सा बयान क्यों आया? क्या ये अच्छे को अच्छा कहने की अच्छी राजनीति है, या गठबंधन साथी से मोहभंग और हृदय परिवर्तन, या फिर ये सिर्फ स्टालिन सरकार से राज्य की राजनीति में प्रतिद्वंदिता है? इन्हीं सवालों का जवाब हमने इंदौर वासियों से पूछा। इंदौर की स्वच्छता और वेस्ट मैनेजमेंट की चर्चा देश विदेश तक है। हर जगह इंदौर की स्वच्छता की तारीफ की जाती है। वहीं अब तमिलनाडु में भी इसकी चर्चा है, जहां लोग अब ट्वीट करके ये बोल रहे हैं कि अपने अधिकारियों को वेस्ट मैनेजमेंट सीखने के लिए विदेश नहीं बल्कि इंदौर भेजें। तो इसके ऊपर इंदौर की जनता की क्या राय है, सीधे उनसे बातचीत करेंगे। मैम, बात करें इंदौर की स्वच्छता की तो वेस्ट कलेक्शन, वेस्ट सेग्रीगेशन, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? वेस्ट कलेक्शन भी जा रहा है, टाइम पे गाड़ियाँ भी आ रही है, साफ़ सफाई भी सड़कों पे सब जगह कॉलोनियों में सब अच्छे से हो रहा है। बहुत बढ़िया काम हो रहा है। इंदौर में बहुत अच्छा काम हो रहा है और महापुर की तरफ से बहुत अच्छी सफाई चल रही है। अभी यहाँ पर जो नए लोग आ रहे हैं सब यही बोल रहे हैं कि इंदौर बहुत साफ़ सुथरा है, इससे बीमारी नहीं हो रही अपने को, और कोई भी प्रकार का टाइम टेबल पे गाड़ी आना, सब कुछ सर्विस भी नंबर 1 मिल रही है। आप सफाई दूर आप देखिए कितना क्लियर है यानी। अच्छा है ये। क्या बदलाव देखे आपने? हर जगह साफ सफाई रोज ही साफ दिखता है, कभी भी कहीं पे भी कचरा नहीं दिखता है ना। और अब तो सबको आदत हो गई है, सभी साफ रखते हैं, खुद भी नहीं फेंकते। कहीं और जाते तो फिर लगता है कि अच्छा गंदा भी कुछ दिखता है बाकी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंदौर में जो वेस्ट मैनेजमेंट है, जो इन सड़कों की स्वच्छता की जा रही है, दिन में 3 से 4 बार सड़कों पे झाड़ू लगाया जाता है। इसी के साथ रात में स्वीपिंग मशीन से सड़कों पे पोछा लगाया जाता है ताकि धूल की समस्या जो है वो उत्पन्न ना हो। बारिश में भी स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है और जो लोगों की दिक्कत है बदबू की, कचरे की, मवेशियों की, उसके ऊपर भी तुरंत कार्रवाई भी की जाती है, जिस वजह से देश विदेश में इंदौर की स्वच्छता की चर्चा है। लेकिन कार्ति चिदंबरम आगे चेन्नई को लेकर जो कहते हैं उसमें कहीं न कहीं उनके बयान का राजनीतिक मकसद भी साफ हो जाता है। बकौल कार्ति, खराब कचरा प्रबंधन, सड़क पर कुत्ते और मवेशी, टूटे फुटपाथ और गड्ढों वाली सड़कें चेन्नई की पहचान है। वेस्ट मैनेजमेंट सीखने के लिए इंदौर जाने की जरूरत है। चेन्नई नगर निगम अपने कर्मचारियों को जल्द विदेश भेज रही है, जहां पर वो वेस्ट मैनेजमेंट सीखेंगे। इसके ऊपर पी चिदंबरम के बेटे कार्तिक चिदंबरम ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि अधिकारियों को विदेश जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो इंदौर जाकर ही वेस्ट मैनेजमेंट सीख सकते हैं। फिलहाल हम इंदौर के वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट में खड़े हैं, जहाँ पर
या जितना भी शहर का कचरा होता है वो यहाँ पर आके सेग्रीगेट किया जाता है, अलग किया जाता है। हम यहाँ के इंचार्ज राहुल से बात करेंगे, जानेंगे क्या प्रोसेस रहती है वेस्ट को अलग करने की और मैनेजमेंट का। सर, जो वेस्ट मैनेजमेंट की प्रक्रिया है, शहर भर का कचरा यहाँ पे आता है, क्या क्या प्रक्रिया शामिल है इसमें? मैम, सबसे पहले तो डोर टू डोर गाड़ियाँ घर से कचरा कलेक्ट करके GTH पर लाती है। पहले हम फर्स्ट वेंग ब्रिज पर उसका वेट करते हैं कि वो कितना क्वांटिटी में कचरा लेकर के आए। उसके बाद यहाँ पर ड्राई वेस्ट पे हम पहले डंप करवाते हैं, जो सेग्रीगेट हमारे कर्मचारी करते हैं। कर्मचारी सेग्रीगेट करने के बाद ये रहता है, सेकंड में हम लोग गीले कचरे का वेट करते हैं। गीले कचरे का वेट करने के बाद अपना गीला कचरा खाली करते हैं। खाली करने के बाद उसको भी हम सेग्रीगेट करते हैं, हमारे कर्मचारियाँ सेग्रीगेट करते हैं उसको पन्नी कागज जो भी रहता है उसमें, तो वो निकाल लेते हैं। फिलहाल हम लालबाग GTS में खड़े हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से जितनी भी गाड़ियाँ हैं इस क्षेत्र की वो यहाँ पर आती है। वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पे किया जाता है, जो कचरा है उनको अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है और आगे प्रोसेस के लिए उनको भेजा जाता है। यहाँ पे कर्मचारी कई शिफ्ट्स में काम करते हैं, जिस वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे स्वच्छता बनाई हुई है, अंदर भी सफाई चल रही है और हम सब यहाँ पर बिना मास्क के खड़े हैं, तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर हाइजीन का भी ध्यान रखा गया है। हम कचरे के यूनिट में खड़े हैं, तब भी किसी प्रकार की बदबू भी नहीं आ रही है। दरअसल इंदौर को लगातार 7 बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला है। पिछले दिनों आई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि वैसे तो चेन्नई में करीब 80% घरों में कचरे को अलग अलग रखा जाता है, लेकिन वहां डंपिंग यार्ड तक पहुंचने से पहले 77% कचरा आपस में मिल जाता है, जबकि इंदौर नगर निगम स्वच्छता को लेकर काफी संजीदा है। खुद इंदौर के लोग भी इसका बेहद ख्याल रखते हैं। NDTV के लिए इंदौर से तनुश्री की रिपोर्ट। ग्वालियर से सड़क हादसे का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। इसके पीछे की कहानी और भी हैरान करने वाली थी। पत्नी के प्रेमी ने पति पर कार चढ़ा दी। हादसे में पति गंभीर रूप से घायल हो गया। रिपोर्ट देखिए। सामने से आ रही थी तेज रफ्तार कार। युवक ने कार रोकने की कोशिश की और कार के बोनट पर कूद गया, लेकिन नाकाम रहा। कार चालक ने रफ्तार बढ़ा दी और कुछ ही सेकंड में युवक कार के नीचे था। तेज रफ्तार कार युवक को कुचलते हुए आगे बढ़ गई। एक दूसरा युवक कार की चपेट में आने से बाल बाल बचा। कार चालक कार भगाते हुए फरार हो गया। तस्वीरें देखकर आप इसे सामान्य हादसा मान सकते हैं, लेकिन इस मामले में बहुत कुछ असामान्य है। कार की टक्कर से घायल हुआ शख्स है सुनील पाल। हादसे में कितनी बुरी तरह घायल हुआ है यह आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और सुनील पर कार चढ़ाने का आरोप है उसकी पत्नी के प्रेमी पर। हैरानी की बात यह है कि हादसे के वक्त कार में सुनील की पत्नी भी मौजूद थी। ये पूरा मामला ग्वालियर के झांसी रोड इलाके का है। पति ने जब पत्नी को प्रेमी के साथ देखा तो उसने कार रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रेमी ने कार को रोकने की बजाय रफ्तार बढ़ा दी। कार की चपेट में आने से सुनील गंभीर रूप से घायल हो गया। सुनील का आरोप है कि पत्नी के प्रेमी मंगल सिंह ने जानबूझकर उसे मारने की कोशिश की। मुझे शक लगा रहा था कि जो किसी से मिलती है। तो एक दिन अचानक इसने बोला कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं झड़वाने जा रही हूँ। मैंने ठीक है चले जाओ। तो ये गई तो मैंने इसका पीछा करा शक के दायरे में। तो मैं बस स्टैंड पे खड़ा था, जो कार में से उतरी। कार में मंगल सिंह कुशवाहा चला रहा था और जो उतरी मैंने देख लिया तो मंगल सिंह कुशवाहा को मैंने देखा। कार में कौन है देखूँ तो सरी देखा तो मंगल सिंह कुशवाहा था उसमें। तो मैंने उसको हाथ दिया, वो मेरे पे कार जानलेवा हमला किया, चढ़ाता हुआ चला गया कार। कब की घटना है? ये 20 तारीख की घटना है, चंद्रवली नाका चौराहे पर ही है। सुनील को लंबे समय से पत्नी पर शक था, इसलिए 20 मार्च को जब पत्नी घर से निकली तो पति ने उसका पीछा किया। इस दौरान उसने पत्नी को प्रेमी के साथ देखा तो आग बबूला हो गया और कार रोकने के लिए कार के सामने जा कूदा। इस मामले में सुनील ने पुलिस पर भी सामान्य एक्सीडेंट की धाराओं में केस दर्ज कर मामले को दबाने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस जांच के बाद कार्रवाई की बात कहती नजर आ रही है। ये थाना झांसी रोड में एक एक्सीडेंट के संबंध में सूचना मिली थी और इसी में ये इन्होंने आवेदन दिया है कि ये पत्नी के किसी बॉयफ्रेंड के द्वारा पति को कुचलने का प्रयास किया है। तो हमने आवेदन लिया है और चूंकि इसमें पहले से एक्सीडेंट में FIR हो चुकी है तो इनका द्वारा दिए गए आवेदन पर हम इनके कथन भी लेंगे और इसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। फरियादी सुनील ने इस मामले में आरोपी मंगल सिंह पर जान से मारने की धाराओं में केस दर्ज करने की मांग की। हालांकि पुलिस जांच के बाद कार्रवाई की बात कहती नजर आ रही। ग्वालियर से NDTV के लिए देव श्रीमाली की रिपोर्ट।
उमरिया में एक ऐसा गांव है जहां आजादी के बाद से आज तक बिजली नहीं पहुंच पाई। 8 साल पहले गांव में बिजली की लाइन भी डाल दी गई, ट्रांसफार्मर भी लगा दिया गया, लेकिन आज तक गांव में अंधेरा है। ये बिजली लाइन शोपीस है। करोड़ों रुपए खर्च करके इन्हें यहाँ सजावट के लिए लगाया गया है ताकि भ्रम बना रहे। भ्रम इस बात का कि इस गांव में बिजली की सप्लाई होती है, लेकिन असलियत ये है कि आजादी के इतने सालों बाद भी उमरिया के बाघन नारा गांव में अंधेरा है। इस गांव के लोग बिजली के आने का इंतजार कर रहे हैं। गांव की मुख्य समस्या है लाइट। हम आपको बताना चाहेंगे कि बगल में ये जो ट्रांसफार्मर लगा है, ये 8-9 महीने से लगा हुआ 8-9 साल से लगा हुआ है, जहाँ पे ये कुछ खंबे भी लगाए गए हैं, उस पे तारें भी दौड़ाई गई हैं, लेकिन तार तो दौड़ा दी गई, बशर्ते उस पे करंट अभी तक नहीं पहुंच पाया। बाघन नारा गांव जहां 8 साल पहले बिजली की लाइन बिछा दी गई थी, लेकिन आज तक बिजली नहीं आई। 8 साल पहले जब गांव में बिजली की लाइन बिछाई जा रही थी, तब यहां के ग्रामीणों को उम्मीद की किरण नजर आई थी, लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद उम्मीद की ये किरण भी धुंधली हो गई है। बिजली न होने से कई परेशानियां जाती हैं हमें। रात को अंधेरे में नहीं दिखता है और बच्चे को खेत और बच्चों पढ़ नहीं पाते हैं। लाइट न होने दिक्कत मेरे को ये संभव हो रहा है। यदि यार लाइट विद्युतीकरण किया जाता तो हम लोग कृषि के लिए एकदम संपन्न होते। बिजली न होने से हमारे यहाँ कुछ कई हर समस्या तैयार है सर। न तो हम अंधेरे में कुछ पढ़ा लिखा सकते हैं, न तो आना जाना हो सकता है, हमारी खेती की विकास नहीं होती और अन्य काम करने के लिए हम सब मजबूर हैं। लाइट नहीं रहती तो थोड़ा जल्दी खाना न बनाना पड़ता है, हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। और जो कि हम समूह से जुड़े हैं, जहां सरकार हमको लखपति में शामिल होने के लिए कहती है, जहां हमें मतलब जब हम गतिविधि नहीं करेंगे तो फिर कैसे किस्त चुकाएंगे। बाघन नारा गांव के ग्रामीणों के साथ ये बिजली विभाग का मजाक है। बिजली लाइन तो बिछा दी गई, लेकिन 8 साल बीत जाने के बाद भी यहाँ सप्लाई शुरू नहीं की गई। यहाँ के ग्रामीण परेशान हैं, मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीने को मजबूर हैं, लेकिन बिजली विभाग के लापरवाह अधिकारियों के कानों पर जू भी नहीं रेंग रही। गांव वालों को उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस गांव में लाइट आए, बिजली की समस्या दूर हो, ताकि इनके जो कार्य प्रभावित हो रहे हैं वो प्रभावित न हो। ये बिजली का उपयोग करके अन्य चीजें जैसे खेती बाड़ी है और भी पेयजल की समस्या जो है उससे निजात मिल सके। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में प्रशासन कितना जल्द कदम उठा के इन समस्याओं से इनको निजात दिलाने में काम करेगी, जिससे कि मतलब इनकी गांव की ये समस्या दूर हो सके। बाघन नारा गांव से एजाज खान, NDTV के लिए।